हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री अनटोल्ड। माय नेम इज़ गौरव जोशी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो केमिस्ट्री 1 में आता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है और वही एटम पूरे केमिस्ट्री में कंटिन्यू होता है। इसीलिए सबसे पहले आप जब ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक या फिजिकल या कोई भी केमिस्ट्री स्टार्ट करें तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये 2 टॉपिक तो पढ़ ही लें। ऑर्गेनिक में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर काफ़ी काम का है क्योंकि इसके बाद हम जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहाँ पर हमें ऑर्बिटल्स, उनके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, ये टॉपिक्स हमें समझने आने चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि स्कूल तक हमें सिर्फ नील बोहर का थियरी पढ़ाया जाता है और नील बोहर के थियरी के हिसाब से आने वाले टॉपिक्स हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो हमें एक नया एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा जो है क्वांटम मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, और वो आज हम पढ़ेंगे। देखिए, हमारा एम होगा टू स्टडी विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ना कि फिजिकल केमिस्ट्री। तो हम वैल्यूज़, मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स और उसके अलावा इक्वेशंस, इन पे ध्यान नहीं देंगे। हम चीज़ों को समझने का ट्राई करेंगे और बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स तक ही हम अपना इस वीडियो को रखेंगे। दैट इज़, हम पढ़ेंगे नील बोहर का थियरी, उसने क्या कहा था, जो हम ऑलरेडी स्कूल में पढ़ चुके हैं, बट स्टिल उसको एक बार थोड़ा सा रफली रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद में हम चीज़ें पढ़ेंगे अबाउट दी क्वांटम नंबर्स, ऑर्बिटल्स एंड लास्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट। ये होने वाले हैं हमारे मेन टारगेट्स इस लेक्चर में। हम क्या नहीं पढ़ेंगे वो होगा थियरीज, जैसे जे थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, उसके अलावा हीजनबर्ग, डी ब्रॉगली और स्क्रॉडिंजर का वेव इक्वेशन, ये सब हम नहीं पढ़ने वाले। शुरू करते हैं नील बोहर का थियरी के साथ। देखिए, नील बोहर ने सिंपल सा थियरी दिया था कि एक एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूमते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं उस पाथ को हम बोलते हैं शेल या तो ऑर्बिट। तो सेंटर में सारा प्रोटॉन, सारा न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहेगा और इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूमेंगे इन दी शेल्स। इन शेल्स को नाम दिया था एज के, एल, एम, इसके बाद आया तो एन, फिर सो ऑन। मोस्टली हम 4 शेल्स से ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले, तो हम सिर्फ ये के, एल, एम शेल को ही ध्यान में रख के ये टॉपिक पढ़ेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए बिफोर गोइंग टू एनी फर्दर इन दिस टॉपिक। पहली बात, इलेक्ट्रॉन के बारे में ये कहा जाता था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। एज पर नील बोहर, उसने भी इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल माना था, बट एक्चुअली में बाद में हमें समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ वेव भी है। इसे कहा जाता है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा और मैनी केसेस में वो वेव की तरह भी बिहेव करेगा। अब वेव जैसे लाइट जिसका कोई ठिकाना नहीं होता, हर जगह होती है, कितनी भी स्पीड से चलती है, दैट इज़ अ वेव। और पार्टिकल जिसका एक पर्टिकुलर पोजीशन होता है, एक पर्टिकुलर मास होता है, एक मोमेंटम होता है। तो इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर शो करता है, दोनों की तरह बिहेव करता है। अब कहाँ कैसे बिहेव करेगा, अगेन वो हमारे काम का नहीं है करंटली। आगे हम देखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन कब बिहेव करता है। अब यही जो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर था, इसी की वजह से नील बोहर का थियरी काम नहीं कर पाएगा और हमें एक नया मॉडल लगेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जिसे हम कहते हैं क्वांटम मॉडल। अब फर्दर, जैसे हमने नील बोहर के मॉडल को हमने पढ़ा। देखो, नील बोहर के मॉडल में भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, जैसे उसने कहा था एंगुलर मोमेंटम के बारे में NH/2π, बट वो सब हमारे कुछ काम का नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि ये नील बोहर का थियरी था। इसके अकॉर्डिंग हम जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो होता है 2,8,8 ऐसा 18, वो हर एक शेल का कैपेसिटी होता है जो हम निकालते हैं बाय 2n² का फॉर्मूला। करेक्ट। ये कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए जो कि हम बेसिकली 9th और 10th में पढ़ लेते हैं। इससे ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं और इससे कम भी याद नहीं रखना है। अब शुरू करते हैं कि इसके आगे क्या कैसे हम डिस्कवर करेंगे और नया जो मॉडल है हम उस तक कैसे पहुँचेंगे। देखिए, जैसे मैं एक प्लैनेट पे हूँ, जैसे मैं अर्थ पे हूँ। अगर कोई बहुत दूर से देखेगा तो उसको लगेगा कि मैं अर्थ प्लैनेट पे कहीं पे तो हूँ, मेरा वो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाएगा। अगर उसे मेरा एग्जैक्ट पोजीशन बताना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, नज़दीक आना पड़ेगा। जैसे जैसे वो नज़दीक आएगा तो उसको समझ में आएगा कि हाँ, अर्थ पे देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 कॉन्टिनेंट्स में से मेरा पोजीशन क्या है, एशिया। अब वो और नज़दीक आएगा तो उसे समझ में आएगा कि मेरा लोकेशन क्या है, एशिया में एक कंट्री इंडिया। और नज़दीक आएगा तो उसे पता चलेगा इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं। स्टेट्स में से एक स्टेट है महाराष्ट्र में एक सिटी है मुंबई में टाउन्स है और वहाँ पर मैं रहता हूँ। मतलब अगर किसी को मेरा एग्जैक्ट लोकेशन पता करना है तो उसको क्या क्या पैरामीटर्स पता होने चाहिए, कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट, सिटी, टाउन, एंड फिर जाके उसको मेरा एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगा। ये तभी पॉसिबल है जब आप इस अर्थ को नज़दीक से देखोगे। अगर आप दूर से देखोगे तो आप इतने पैरामीटर्स को नहीं समझा सकते। नील बोहर का यही प्रॉब्लम हुआ। नील बोहर ने शायद एटम को बहुत दूर से इमेजिन किया, जिसकी वजह से उसने सिर्फ ये एक्सप्लेन कर पाया कि इलेक्ट्रॉन शेल्स में घूमते हैं। इससे आगे उसने नहीं बताया। अब अगर इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे एक शेल में, जैसे कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो आइडियली अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और इसके साथ में कोई एक और इलेक्ट्रॉन है जो कि इसी शेल में है,
तो इन दोनों का एनर्जी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बिकॉज ये दोनों एक ही शेल में है, एक ही रास्ते पे घूम रहे हैं, तो एक ही तरीके से घूमेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आगे जब हमने पढ़ा तो हमें समझ में आया कि इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी सेम नहीं था, एक शेल के अंदर भी सारे इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी सेम नहीं था, डिफरेंस था, स्लाइट डिफरेंस था, लेकिन था। अब वो कैसे समझाएंगे हम, ये बता के कि इलेक्ट्रॉन्स जो इस शेल में घूमते हैं वो एक्चुअली एक शेल में नहीं घूम रहे हैं, उस शेल के अंदर भी छोटे छोटे और भी शेल्स हैं जिनको हम कहेंगे सब शेल्स। तो शेल के बाद जो नया कंसेप्ट आया जो कि नील बोर की थ्योरी में नहीं था, वो था द कंसेप्ट ऑफ सब शेल। सब शेल का मतलब क्या होता है, जब हम एक शेल को, जैसे मैं फिलहाल ये फर्स्ट शेल को जूम करता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा, ये शेल बड़ा हो जाएगा, मेरे लिए बड़ा हो जाएगा, और इस शेल में मुझे दिखेगा कि इसके अंदर एक शेल प्रेजेंट है, करेक्ट। ऐसे ही जब मैं एक सेकंड शेल को जूम करता हूँ, जैसे कि एल शेल, जब मैं उसको जूम करता हूँ तो मुझे पता चलता है उसके अंदर एक नहीं बल्कि दो शेल्स प्रेजेंट है, पहला शेल और फिर उसके बाजू में एक दूसरा शेल। ऐसा एक पूरा सर्कुलर होगा, बट फिलहाल मैं सिर्फ ऐसा एक एरिया दिखा रहा हूँ। मतलब इस शेल को जूम करने पर पता चलता है कि ये एक शेल नहीं है, इसके अंदर छोटे छोटे दो शेल्स हैं। तो इन दो शेल्स को हम नाम क्या देंगे, सब शेल्स। इनको क्या बोला जाता है, सब शेल्स। सिमिलरली जब हमने थर्ड शेल को जूम करके इमेजिन किया, थोड़ा जूम करके हम जब उसके बारे में पढ़ा तो हमको पता चला कि इसके अंदर भी एक शेल नहीं था, इसके अंदर टोटल 3 शेल्स थे। तो क्या समझ में आ रहा है कि फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल था, सेकेंड शेल में 2 सब शेल निकले, थर्ड शेल में 3 सब शेल निकले, तो चौथे शेल में कितना सब शेल निकलेगा, कोई भी बच्चा बता सकता है, 4 सब शेल। तो इसका मतलब एक जो भी शेल नंबर होगा उसके अंदर उतने ही सब शेल्स भी होंगे। तो पहले शेल का नंबर 1 तो उसके अंदर एक ही सब शेल, दूसरे वाले का शेल नंबर 2 तो उसके अंदर 2 सब शेल्स, तीसरे वाले में 3 सब शेल्स। अब इन सब शेल्स को नाम देना पड़ेगा, करेक्ट, कुछ तो नाम देंगे, ऐसे तो नहीं बोलेंगे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, ऐसे तो नहीं बोल सकते। जैसे यहाँ पर हमने KLM शेल्स को नाम दिया, वैसे सब शेल्स को भी कुछ तो नाम देना पड़ेगा। तो हमने सब शेल्स को नाम कैसे दिया, जो भी सबसे पहला सब शेल होगा किसी भी शेल के अंदर, जो भी सबसे पहला सब शेल होगा उसका नाम होगा S। तो फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सब शेल है तो उसका नाम S सब शेल। दूसरे वाले में 2 सब शेल्स हैं तो पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा, S। और हमने बोला कि सेकंड जो भी सब शेल होगा किसी भी शेल के अंदर, जो भी सेकंड सब शेल होगा उसका नाम होगा P, तो ये P सब शेल होगा। सिमिलरली यहाँ पर पहला सब शेल है S, थर्ड शेल के अंदर पहला सब शेल S, दूसरा सब शेल P, और तीसरा जो सब शेल होगा उसका नाम हो जाएगा D। ऐसे चौथे वाले शेल में आएंगे तो वहाँ पर 4 सब शेल होंगे, तो पहला सब शेल हो जाएगा S, दूसरा सब शेल P, तीसरा सब शेल D, और चौथा जो सब शेल होगा उसका नाम होगा F। तो ऐसे करते करते हम S, P, D, F ये सब शेल का कंसेप्ट आया, जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन का मुझे पर्टिकुलर पोजीशन बताना, जैसे मुझे यहाँ पर मेरा पोजीशन बताना था अर्थ पे, तो मुझे सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा कि वो कौन से कॉन्टिनेंट में। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बताने के लिए मुझे सबसे पहले बताना पड़ेगा कि वो कौन से शेल में है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। सिमिलरली जब मैं एक बार कॉन्टिनेंट का पता चल गया तो मुझे बताना पड़ेगा कि वो कौन से कॉन्टिनेंट के बाद कौन सी कंट्री में मैं आ रहता हूँ। यहाँ पर मुझे एक बार अगर शेल का पता चल गया, जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ वो मान लो सेकंड शेल में रहता है, तो सेकंड शेल के अंदर भी तो सब शेल्स हैं, तो वो सेकंड शेल के अंदर कौन से सब शेल में होगा, S में होगा, P में होगा, मुझे वो भी बताना पड़ेगा। तो एक तरीके से यहाँ पर जो मैं ये शेल और सब शेल पढ़ा रहा हूँ, ये एक तरीके से क्या मैं इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने का ट्राई कर रहा हूँ। यस, जो हम शेल और सब शेल जो हम पढ़ते हैं वो एक्चुअली कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता है कि शेल उसके अंदर कौन सा सब शेल। अब इन शेल्स एंड सब शेल्स को हम एक नंबर से भी डिनोट करते हैं। उन नंबर्स को बोला जाता है क्वांटम नंबर्स। उनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स। सबसे पहला क्वांटम नंबर, जैसे कि अब मैं बताऊंगा, शुरुआत करूंगा तो सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन का शेल बताऊंगा कि कौन से शेल में है, नील बोर के थियरी के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए शेल का जो नंबर होता है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ऐसे आप काफ़ी थियरीज पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, काफ़ी कुछ होता है, एनर्जी लेवल वगैरह। बट अगर एक सरल भाषा, एक आसान भाषा में याद रखना हो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बस ये बताता है कि कौन सा शेल में मेरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अगर मैं आपको कहूँ मेरा इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में है, K शेल में, तो उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू हो जाएगा 1। अगर मैंने कहा मेरा इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, मतलब L शेल में है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना, 2, 1 नहीं 2। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल n। तो n का वैल्यू कितना हो सकता है, n का वैल्यू 1 हो सकता है, n का वैल्यू 2 हो सकता है, n का वैल्यू 3 हो सकता है, राइट, 4, 5, 6, ऐसे कितना भी नंबर ऑफ शेल, जो नंबर ऑफ शेल रहेगा वही उसका क्वांटम वैल्यू होगा, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा। अब एक बार मैंने शेल डिफाइन कर दिया तो अब मुझे उसके अंदर के प्रेजेंट सब शेल को भी डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से सब शेल में है, S, P, D या F।
अब याद कीजिए, हमने पीरियोडिक टेबल में कुछ तो पढ़ा, SPDF ब्लॉक्स, आपको नहीं लगता वो यहीं से समथिंग रिलेटेड होगा? यस, जो SPDF ब्लॉक्स होते हैं वो इसी पे बेस्ड होते हैं। S ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो S सबशेल में आता होगा, इसीलिए उसका नाम S ब्लॉक। ऐसे P ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, P सबशेल में आता है। अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम इसको अच्छे से समझेंगे, तब मैं आपको वापस एक बार याद दिलाऊंगा। तब तक के लिए इतना याद रखिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताता है पहली बात शेल का वैल्यू, सेकंड टाइप का जो क्वांटम नंबर है उसे कहते हैं हम अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसका? सब शेल का वैल्यू। अब जैसे नाम तो दे दिया हमने S, P, D और F, तो वैसे इनको कुछ नंबर भी देना पड़ेगा, जैसे हमने सब शेल को नंबर दिया। तो S जो सब शेल है उसका नंबर है 0, P को बोलते हैं 1, D 2, F 3, करेक्ट। तो S 0, 1, 2, 3, 4। तो अगर मैं आपको कहता हूँ कि N का वैल्यू है 1, तो बताइए अजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये स्मॉल l का वैल्यू कितना हो जाएगा? स्मॉल l का वैल्यू होगा 0। क्यों 0? क्योंकि हमको पता है फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ एक ही सब शेल है, कौन सा? S, तो स्मॉल l का वैल्यू विल ऑलवेज बी 0। फर्स्ट शेल के लिए मतलब n इक्वल्स टू 1 के लिए l का वैल्यू 0 ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। बट अगर n इक्वल्स टू 2 है, मतलब सेकेंड शेल की बात कर रहा हूँ मैं, कौन सा शेल? L शेल। तो L शेल के अंदर हमको पता है 2 सब शेल्स हो सकते हैं, S और P। तो S को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो L का वैल्यू क्या हो सकता है? L का वैल्यू हो सकता है 0 या तो 1। सिमिलरली अगर N का वैल्यू है 3, मतलब हम थर्ड शेल की बात कर रहे हैं, तो थर्ड शेल में कितने सब शेल्स? 3 सब शेल्स पॉसिबल है। तो मतलब L का वैल्यू जो कि सब शेल को रिप्रेजेंट करता है वो कितना हो सकता है? इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2। तो आप यहाँ पर ज़रा ध्यान लगाइए, मुझे बताइए कि आपको नहीं लगता कि जो N का वैल्यू होता है उससे एक कम L का वैल्यू होता है? तो अगर N का वैल्यू है 1 तो L कैन बी 0, एक कम। अगर N का वैल्यू है 2 तो L का वैल्यू कितना होगा? 0 या तो 1, हमेशा एक कम ही रहेगा। 3, 0, 1, 2, नॉट 3, 1, 2 बस। अगर N का वैल्यू 4 है तो 0, 1, 2, 3। आई होप इतना समझ में आया। ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं है, हमें डिफ़िकल्ट बना के समझाई जाती है काफ़ी ईजी। तो हम इस तरीके से अजीमुथल क्वांटम नंबर को समझते हैं। देखिए हम काफ़ी डिटेल में, काफ़ी मैथमेटिक्स में या फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं घुसेंगे क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है, वो सब पढ़ के ऑर्गेनिक में कुछ फ़ायदा नहीं है, तो क्यों वहाँ हम अपना टाइम वेस्ट करें। जब हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब इन चीज़ों को अच्छे से और डिटेल में ऐसे समझेंगे जैसा आपने कभी नहीं समझा होगा प्रश्न में। अब ये हो गया, अब हमको पता चल गया कि मेरा इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है और उसके अंदर प्रेजेंट कौन से सब शेल में है। अब सब शेल के अंदर क्या? सबसे पहली बात तो आपको सब शेल्स का शेप पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि ये जो सब शेल्स होते हैं ना, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में घूमेगा, मतलब एक पर्टिकुलर तरीके से घूमेगा। तो S का जो शेप होता है वो होता है स्पेरिकल। S का शेप कैसा होता है? S जो ऑर्बिटल होगा उसका शेप कैसा होगा? स्पेरिकल शेप होगा। वेयरएज P जो ऑर्बिटल है उसका शेप कैसा होगा? उसका शेप होता है ऐसा डम्बल शेप। सॉरी, P जो सबशेल, ऑर्बिटल नहीं, P जो सबशेल है उसका शेप कैसा होता है? डम्बल शेप। D जो सबशेल होता है, D सबशेल का शेप होता है डबल डम्बल। अब डम्बल आप समझते होंगे, वही डम्बल है, बस कैसा है? डबल डम्बल शेप। और F का शेप अभी फिलहाल हम नहीं समझते हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वो हम आगे देखेंगे। बट फिलहाल S, P और D ये 3 सबशेल्स का शेप समझ में आया। इट इज़ स्पेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल। अब थोड़ा सा चीज़ों को अब बड़ा करें। मान लीजिए मुझे पता चल जाता है कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई तो एक शेल के S सबशेल में है, करेक्ट। अब S सबशेल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में घूम रहा होगा, एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर एरिया में घूम रहा होगा। तो S का शेप मैंने बताया कैसा होता है? स्पेरिकल। तो इस स्पेरिकल शेप में मेरा इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है। इस स्पेरिकल शेप में मेरा इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है एट एनी पर्टिकुलर पोजिशन। ऐसा क्यों? मैं क्यों पिन पॉइंट करके नहीं बता सकता कि मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ है? जैसे मैं जब नील बोहर का डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ऐसा न्यूक्लियस फिर इलेक्ट्रॉन, तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को ऐसा दिखाता हूँ, ये देखो इलेक्ट्रॉन। ऐसा मैं यहाँ पर क्यों नहीं बता सकता? यहाँ पर क्यों मैं शेप के टर्म्स में बात कर रहा हूँ कि S सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में घूम रहा होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वेव है और किसी वेव का पिन पॉइंट लोकेशन बताना नॉट पॉसिबल। जैसे लाइट आपके आसपास भी है, मेरे आसपास भी है। क्या मैं कोई एक पिन पॉइंट लोकेशन बता सकता हूँ कि देखो लाइट इधर है? नहीं, वो इधर भी है, उधर भी है, इधर भी, हर जगह पे है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन एट अ पर्टिकुलर टाइम हर जगह पे प्रेजेंट होता है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर।
मतलब ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये क्या बताता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। इसके बाहर इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी है क्या, इलेक्ट्रॉन के होने का प्रोबेबिलिटी है, नहीं। तो ये जो स्पेस है या जो ये जो एरिया है ये आपको क्या बता रहा है, एक तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा है। इस स्पेस को कहा जाता है ऑर्बिटल। इस स्पेस को क्या कहा जाता है, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ऑर्बिटल एक सिंपल सी चीज़ है कि एक स्पेस होगा जिसके अंदर मेरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। तो एक शेल के अंदर एक पर्टिकुलर सबशेल है, उस पर्टिकुलर सबशेल का एक ऑर्बिटल होगा, एक पर्टिकुलर शेप होगा, एक पर्टिकुलर रीजन होगा जहाँ पर कि मेरा इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी है। अब S जो है वो स्पेरिकल ऑर्बिटल है, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी है कि इस स्फीयर में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। तो मतलब S सबशेल के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है। कितना ऑर्बिटल है, सिर्फ एक ऑर्बिटल है। तो देयर इज ओनली वन ऑर्बिटल, एक ही पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी है, एक ही तरीका है, एक ही रीजन है जहाँ पर कि मेरा इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी है। लेकिन जो P सबशेल होता है, P सबशेल डम्बल शेप होता है, हमने देखा था कैसा शेप होता है उसका, ऐसा डम्बल शेप होता है। ये जो P सबशेल होता है ना, इसके अंदर तीन पॉसिबिलिटी होते हैं, तीन पॉसिबल एरियाज होते हैं, तीन पॉसिबल रीजन्स होते हैं जहाँ पर कि मेरा इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। पहला रीजन होगा ऐसा एक्स एक्सिस पे, इसको हम बोलेंगे P एक्स एक्सिस। कारण क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, एक्स एक्सिस के ओरिएंटेशन में घूम रहा होगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी है P वाई एक्सिस में, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा वाई एक्सिस में डम्बल शेप में घूम रहा होगा, डम्बल शेप के एरिया में मिल रहा होगा, इसको हम बोल देंगे P वाई। तीसरा प्रोबेबिलिटी है कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो Z एक्सिस में घूम रहा होगा। अब Z एक्सिस कैसा होता है, अंदर बाहर, ऐसा हम वो कुछ तो गड़बड़ है दया बनाते ना। तो अगर ये आपका X एक्सिस है, ये आपका X एक्सिस है, ये थंब आपका Y एक्सिस है, तो ये जो मिडिल फिंगर है कैसा है, ये ऐसा है, इनको परपेंडिकुलर है, अंदर बाहर की तरफ है, ये आपका Z एक्सिस हो जाएगा। तो वैसे ये जो Z एक्सिस होगा इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, तो PZ। तो एक P सबशेल के अंदर देर आर 3 ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स, देर आर 3 ऑर्बिटल्स। कौन से हैं वो 3 ऑर्बिटल, Px, Py एंड Pz। मतलब P सबशेल के अंदर 3 पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में, 3 पर्टिकुलर रीजन में मेरा इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। इलेक्ट्रॉन Px में मिल सकता है, Py में भी मिल सकता है, Pz में भी मिल सकता है, बट इन रीजन्स के बाहर मिलने का चांसेस नहीं। तो ये जो रीजन्स हैं, ये जो एरियाज हैं, इनको हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल वो एरिया है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा। सिमिलरली जो डी सबशेल होता है, डी सबशेल के अंदर 5 पॉसिबल एरियाज होते हैं, 5 पॉसिबल रीजन्स होते हैं जहाँ पर कि हमको क्या मिल सकता है, हमारा इलेक्ट्रॉन। अब वो 5 एरियाज को शो करना 2 डायमेंशनल बोर्ड पे डिफिकल्ट है, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल एरियाज होते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल ऐसा दे सकता हूँ कि जैसे मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, या ये वाई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मान लीजिए ये आपका जेड एक्सिस है, ऐसा, करेक्ट। अब जो ये एरिया होगा, जो ऑर्बिटल होगा, पी वाला कैसा होगा, पी वाला ऐसा होगा। ये हो गया क्या, वाई एक्सिस वाला पी ऑर्बिटल, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस वाला पी ऑर्बिटल, और यहाँ पर होगा आपका जेड एक्सिस वाला पी ऑर्बिटल, करेक्ट। ये हो गए आपके 3 पी ऑर्बिटल्स। अब जो आपके डी ऑर्बिटल होते हैं, वो डी ऑर्बिटल इन एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं, इंटर एक्सिस में। जैसे कि आपका ये एक एक्सिस हो गया एक्स या वाई, ये आपका एक्स और ये आपका जेड। तो एक ऑर्बिटल डबल शेप कैसा प्रेजेंट होगा, इन दो, दैट इज वाई और एक्स के बीच में प्रेजेंट होगा। एक प्रेजेंट होगा वाई और जेड के बीच में, एक प्रेजेंट होगा एक्स और जेड के बीच में। तो ऐसे ये 5 टोटल कितने, 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, किसमें, 5 डी सबशेल में। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। उनका नाम डी एक्स वाई, जो एक्स और वाई के बीच में मिलेगा, डी वाई जेड, जो वाई और जेड के बीच में मिलेगा, वाई एक्सिस जेड एक्सिस, और डी एक्स जेड, जो एक्स जेड के बीच में मिलेगा। लास्ट के जो 2 बचे, इनका नाम थोड़ा सा खतरनाक होता है, क्योंकि इनका ओरिएंटेशन भी खतरनाक है। कैसे, इसका नाम हो जाता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसका नाम हो जाता है जी जेड स्क्वायर। तो ऐसे 5 ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं, किसके, डी सबशेल के। तो इन ऑर्बिटल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक क्वांटम नंबर से। जैसे यहाँ पर तो हमने शेप और नाम वगैरह देख लिया। इनका क्वांटम नंबर क्या होता है, इनका क्वांटम नंबर होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इनका क्वांटम नंबर क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे समझते हैं, मान लीजिए आपका n का वैल्यू है कितना, 1, फर्स्ट शेल।
फर्स्ट शेल के अंदर हमको पता है एल का वैल्यू होगा कितना, 0, क्यों, एक ही सब शेल होता है उसके अंदर। अगर एक ही सब शेल है तो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैं बोल देता हूँ, ये एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 0। क्यों 0, क्योंकि इस ऑर्बिटल में दैट इज इस सबशेल में, एस सबशेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है, दैट इज ये जो उसका खुद का वही खुद प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा कोई ऑर्बिटल नहीं प्रेजेंट है, उसका बस एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसलिए एम का वैल्यू कितना है, 0। समझते हैं इसको और अच्छे से समझेंगे। अगर मान लीजिए एन का वैल्यू कितना है, 2 है, सेकेंड शेल में आ गए। सेकेंड शेल में आएंगे तो हमको पता है एल के 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, क्योंकि उसमें एस ऑर्बिटल भी होता है, एस सबशेल भी होता है, और उसके अंदर पी सबशेल भी होता है। एल का वैल्यू कैन बी 0, एल का वैल्यू कैन बी 1। अगर एल का वैल्यू 0 है तो मुझे बताइए एम का वैल्यू कितना होगा, एम का वैल्यू होगा 0, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही सबशेल है। अगर एल का वैल्यू है 1 तो इसके अंदर टोटल 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर एल का वैल्यू 1 है मतलब हम पी सबशेल की बात कर रहे हैं, पी सबशेल में टोटल 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। तो इसका मतलब एम का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से लेके +1 तक। कैसे वैल्यूज़ कैसे याद रखते हैं कि अगर एम का वैल्यू है फॉर ए पर्टिकुलर एल का वैल्यू तो वो क्या होगा, -L से लेके +L तक। तो -L मतलब -1, फिर 0 और फिर +1। तो ये 3 वैल्यूज़ आए, ये 3 वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करते हैं 3 ऑर्बिटल्स। सिमिलरली अगर n का वैल्यू है 3 तो l का वैल्यू क्या होगा, l का वैल्यू होगा 0, l का वैल्यू होगा 1, l का वैल्यू होगा 2। क्यों, s p d 3 ऑर्बिटल्स होते हैं थर्ड शेल में, 3 सबशेल्स होते हैं थर्ड शेल में। अब इनके अंदर मैग्नेटिक वैल्यू देखो, m का वैल्यू हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा 0। यहाँ पर m का वैल्यू हमने पढ़ा कितना होता है, -1, 0, +1, करेक्ट। अब l का वैल्यू 2 के लिए कितना होगा, 2 मतलब क्या, 2 का मतलब होता है d सबशेल। डी सबशेल के अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, करेक्ट, 5 ऑर्बिटल्स। तो डी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर एम का वैल्यू क्या होगा, एम का वैल्यू होगा -L से लेके +L तक। तो -L मतलब -2, -1, 0, +1, +2, -1 से लेके +1। ये 5 पॉसिबल वैल्यूज होंगे किसके, L के, M के, फॉर L का वैल्यू 2, करेक्ट। अब ये तो सिर्फ नंबर्स हैं, ये नंबर्स हमारे ऑर्गेनिक में कुछ खास काम के, हमारे ऑर्गेनिक में काम का है तो ये चीज़ है कि कितने ऑर्बिटल्स कहाँ प्रेजेंट हैं। तो डी में 5, पी में 3, एस में 1, बचा एफ ऑर्बिटल, एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल आते हैं, एस सबशेल के अंदर 7 पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं, 7 पॉसिबल रीजन्स प्रेजेंट हैं जहाँ पर कि मेरा इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो वो 7 रीजन्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो हम उनका नाम नंबर कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम बस इतना याद रखेंगे कि 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, बस इतना। जो हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें एफ ऑर्बिटल बहुत कम आता है, तो एफ के ऑर्बिटल्स बहुत कम आएंगे तो हमें सिर्फ ये डी के भी कम ही आते हैं, डी भी ज़्यादा हम पढ़ते नहीं हैं, बट हाँ डी कभी कभार आ जाते हैं। तो हमें एस, पी और डी ये 3 अच्छे से याद रखना है। इज दिस क्लियर, आई होप यहाँ तक समझ में आया, क्योंकि इसके बाद में हम इलेक्ट्रॉन्स के ओरिएंटेशन पे आ जाएंगे तो हमें बेसिक ऑर्बिटल्स और उनका क्वांटम नंबर समझ में आ गया। अब ज़रा समझते हैं कि एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है। देखिए एक ऑर्बिटल जो होगा उसका कुछ तो कैपेसिटी होगा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने का। तो एक बेसिक चीज़ याद रखनी है कि एक ऑर्बिटल में देयर कैन बी 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन बस, 2 से ज़्यादा नहीं। ये दिख नहीं रहा होगा, वापस लिख देता हूँ यहाँ पर ऊपर, वन ऑर्बिटल करस्पॉन्ड्स टू ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो अगर मैं एस ऑर्बिटल की बात करूँ तो एस ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्योंकि सिंस एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है, एस सबशेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि इसमें टोटल कैपेसिटी कितना है, एस शेल का कैपेसिटी कितना है टोटल, 2 इलेक्ट्रॉन। एस शेल टोटल सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है। पी के अंदर हमको पता है, पी सबशेल के अंदर देयर आर 3 ऑर्बिटल्स, हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसका मतलब टोटल कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो याद क्या रखना है, पी का कैपेसिटी इज 6 इलेक्ट्रॉन्स। डी के अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल है, तो 5 के टोटल मिलके हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब डी के अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक डी सबशेल में देयर कैन बी 10 इलेक्ट्रॉन्स। और एफ में अकॉर्डिंगली 7 ऑर्बिटल्स हैं, तो 7 के मिला के टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन एक एफ सबशेल में आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये वैल्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यूज़ काफ़ी काम आएंगी अभी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, बट उससे पहले एक लास्ट चीज़ पढ़नी है जिसे हम कहते हैं ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ध्यान रखिए थोड़ा सा। अब समझ लीजिए आपके पास फर्स्ट शेल है,
फर्स्ट शेल मतलब n का वैल्यू 1, करेक्ट। फर्स्ट शेल में हमको पता है, फर्स्ट शेल में देयर इज ओनली 1 s ऑर्बिटल, एक s सब शेल होता है, ऑर्बिटल नहीं, एक s सब शेल होता है बस। अगर n का वैल्यू है 2, मतलब सेकेंड शेल की बात कर रहा हूँ। सेकेंड शेल के अंदर हमको पता है सिर्फ एक s और एक p होता है, तो मैं उसको नाम क्या दे दूंगा, सेकेंड का s और सेकेंड का p। सेकेंड शेल के अंदर देयर आर 2 सब शेल्स, s एंड p। सिमिलरली थर्ड शेल के अंदर देयर आर 3 सब शेल्स, एक 3 का s, 3 में p भी होता है और 3 में d भी होता है, करेक्ट। सिमिलरली फोर्थ जो शेल है उसके अंदर देयर आर 4 सब शेल्स। कौन से, एक 4 में s प्रेजेंट होता है, 4 में p होता है, 4 में d होता है और 4 में f होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स इनमें आएंगे तो क्या होगा, देख के ऐसा लगता है कि पहले जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो 1s में आएगा, क्योंकि ये सबसे पहला शेल है। फिर इलेक्ट्रॉन भरने शुरू होंगे तो 2s में आएंगे, 2p में आएंगे, 3s में जाएंगे, फिर 3p में जाएंगे, फिर 3d में जाएंगे। जैसे हमने नील बोहर का जो मॉडल है उसमें क्या पढ़ा था कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाते हैं तो पहले क्या बोलते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन आएगा फर्स्ट शेल में, एक इलेक्ट्रॉन, फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन आएगा उसी शेल में, फिर ये शेल भर गया, अब इसमें और इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, तो अब थर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा सेकेंड शेल में, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर उसमें फोर्थ इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा जब तक ये पूरा 8 नहीं हो जाता तब तक ये भरता रहेगा, फिर थर्ड शेल में जाएंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि शायद ऐसा ही होना चाहिए, पहले 1s में जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, हमको पता है 1s का कैपेसिटी कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का होता है, s का कैपेसिटी 2। फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर जाएगा किस में, 2p में, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब ज़रा आप ध्यान से देखें तो आपको ऐसा नहीं लगता 1s का कैपेसिटी होता है 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। हमने पढ़ा था ना फर्स्ट शेल का कैपेसिटी भी होता है कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। फिर हमने पढ़ा था कि सेकेंड शेल का कैपेसिटी होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स। ज़रा ध्यान से देखिए वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे, 2s में, 6p में, तो जाके इसका कैपेसिटी कितना हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन्स का। सिमिलरली थर्ड शेल का कैपेसिटी हमने पढ़ा था होता है 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब वो 18 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ रहे हैं, s में 2 आएंगे, p में 6 आएंगे और d में हमने पढ़ा है 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मतलब टोटल मिला के 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसमें, थर्ड शेल में। तो हमें ऐसा लगता है कि वो 18 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ घूम रहे होंगे, बट वो एक्चुअली एक साथ नहीं घूमते, वो घूमते हैं अलग अलग सब शेल्स में। सिमिलरली यहाँ पर भी s में 2 आएंगे, p में 6, d में 10 और f में 14। अब ज़रा आप इसको ऐड करो तो 10, 6 2 8, 18 हो गया, 18 + 14 होता है 32। तो हमने पढ़ा था फोर्थ शेल का कैपेसिटी कितना होता है, 32। तो वो कैपेसिटीज़ एक्चुअली कहाँ से आती हैं, वो यहाँ से आती हैं, सब शेल्स की कैपेसिटीज़ होती हैं जो कि हम पूरे शेल का कैपेसिटी में काउंट करते हैं। अब ऑफबाउ ने बताया कि ऐसा नहीं होता है जो हम सोच रहे हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन 1s में आया, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d, फिर 4s। हमें ऐसा लगता है कि पहले पूरा का पूरा फर्स्ट शेल भरेगा, फिर पूरा का पूरा सेकेंड शेल भरेगा, फिर पूरा का पूरा थर्ड शेल भरेगा, फिर फोर्थ शेल भरेगा। ऐसा नहीं होता है। भरने का जो कैपेसिटी है, भरने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है, और ऑफबाउ ने वो एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ ऐसा स्लांट लाइन्स, कि सबसे पहले ऐसा स्लांट लाइन मारो तो कौन भरा, सिर्फ 1s भरा, फिर एक और उसको पैरेलल स्लांट लाइन मारो तो कौन भरेगा, 2s भरेगा, फिर कौन आएगा, 2p और फिर 3s, 3s के बाद आएगा 3p, लेकिन 3p के बाद आएगा 4s। इसका मतलब हमें ऐसा लगता है कि पहले पूरा 3 का 3 शेल, थर्ड शेल पूरा भरना चाहिए, फिर फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। थर्ड शेल का p भरता है पूरा का पूरा 6 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद में d नहीं भरता है, उसके बाद में भरता है फोर्थ शेल का s, और फोर्थ शेल के s फिल होने के बाद फिर आएगा थर्ड शेल का d, और फिर फोर्थ शेल का p, और फिर तो बाद में 4d एंड देन 4f। ये जो हमने सीखा ये है ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ प्रिंसिपल हमें बताता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स का शेल्स में फिलिंग होता है, या बोलो तो सब शेल्स में फिलिंग होता है। अब ये रूल याद रख लें, क्या कि सबसे पहले आएगा 1s, फिर आएगा 2s, फिर आएगा 2p, फिर दिख नहीं रहा होगा, मैं वहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, और लास्ट में 3d। आई होप समझ में आया। और 3d के बाद तो फिर 4p, 4d और 4s, करेक्ट।
तो इसका मतलब ये यहाँ पर याद रखना कि 3p के बाद 3d नहीं आता है, पहले 4s आता है। अब ज़रा समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिख के देखते हैं अलग अलग एलिमेंट्स का, तो हमें समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखता कैसा है। करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें लिखना हो किसी भी एलिमेंट का, तो हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। हमने क्या पढ़ा था, जैसे मैं एक एटॉमिक नंबर ले लेता हूँ, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहला हाइड्रोजन, तो सबसे पहला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने नील बोहर के हिसाब से क्या पढ़ा था, फर्स्ट शेल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s1, उसके फर्स्ट शेल में s सब शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हीलियम के केस में हम क्या बोलते हैं, हीलियम के केस में हो जाता है 1s2, क्योंकि उसके फर्स्ट शेल के s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 1s भर गया। लिथियम के केस में हो जाएगा 1s2 2s1, करेक्ट, 2s1। फिर लिथियम के बाद आता है बेरिलियम। अब बेरिलियम इसके अंदर होता है पहले 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1s2 2s2। अब ज़रा ध्यान से देखें, जितने भी हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं, जितने भी यहाँ पर हम एलिमेंट्स देख रहे हैं, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में है, एस सबशेल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा है, एस सबशेल में आ रहा है, इसीलिए ये सब एस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब देखिए ज़रा बोरॉन को, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका एटॉमिक नंबर है 5, तो 5वां इलेक्ट्रॉन आएगा 2p, बट यहाँ पर एक ही आएगा, तो 2p में गया ना, p मतलब p ब्लॉक एलिमेंट। सिमिलरली बोरॉन के बाद आता है कार्बन, कार्बन का 1s2 2s2 2p2, p ब्लॉक एलिमेंट। कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, 1s2 2s2 2p3, फिर आएगा ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। अब ऐसे करते करते आप भरते जाओगे, तो जो नियॉन होगा, नियॉन के अंदर होगा 1s2 2s2 2p6, तो देखिए 2 और 8 फुल, नील बोहर के हिसाब से भी और सबशेल्स के हिसाब से भी फुल। सो ऐसे आप लिखते लिखते आप कितना भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। बस ये चीज़ याद रखिएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग का जो ऑर्डर है वो कुछ ऐसा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, ना कि एक के बाद एक। लास्ट चीज़ जो हमें यहाँ पर पढ़नी है वो है इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल्स के अंदर कैसे फिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं इन सबशेल्स के अंदर। तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताएंगे। हमने 3 क्वांटम नंबर्स पढ़े, कौन से, प्रिंसिपल, अजीमुथल, एंड लास्ट में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक। एक और चौथा क्वांटम नंबर होता है जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसका नाम क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि एक शेल के अंदर देर आर सबशेल्स, सबशेल्स के अंदर देर आर ऑर्बिटल्स। हर ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में हमने पढ़ा था, एक ऑर्बिटल में देर इज़ कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट होंगे उस ऑर्बिटल में, अगर एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, उस ऑर्बिटल के अंदर का एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो इसका रोटेशन ऐसा होगा और ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उन ऑर्बिटल में वो रोटेट कर रहे होंगे, लेकिन कैसे, अपोजिट। एक अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा वाला क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, अपोजिट रोटेशन। अब इन दोनों के स्पिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद अ क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये जो अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, इन दोनों का स्पिन मिला के एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो इसीलिए हम इसका स्पिन को बोलते हैं -½ और इसके स्पिन को हम बोल देंगे +½ दोनों का स्पिन आधा आधा है और वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं बिकॉज दोनों का स्पिन अपोजिट है, तो इस वजह से कोई टोटल स्पिन इनका नहीं होता है। तो ये जो ½ -½ और +½ है, ये है फाइनल क्वांटम नंबर जो कि हमको रिप्रेजेंट करेगा एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन। तो अगर अब आपको कोई भी एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन या बोलो तो एड्रेस बताना हो तो आप कैसे बताएंगे, सबसे पहले शेल बताएंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो आपको बताएगा कि वो कौन से शेल में प्रेजेंट है। फिर आप बताएंगे कि उसके अंदर का कौन सा सब शेल है, जैसे कि मान लीजिए 0 है, 1 है या 2 है या 3 है। अगर हम बोलते हैं कि मान लीजिए सेकेंड शेल है, सेकेंड शेल 2 शेल सेकेंड, उसके अंदर मान लीजिए P सब शेल है, मतलब सब शेल का वैल्यू विल बी 1, अजीमुथल क्वांटम नंबर 1। अगर 1 है अजीमुथल क्वांटम नंबर तो उसके अंदर 3 पॉसिबल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, क्योंकि हमने पढ़ा है P सब शेल के अंदर देर आर 3 पॉसिबल ऑर्बिटल्स, Px Py Pz।
अब हर एक को हम -1, 0 और +1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसमें से कौन सा आपका ऑर्बिटल है, मान लीजिए मैं बोलता हूँ आपका px ऑर्बिटल है, तो px ऑर्बिटल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो 2 इलेक्ट्रॉन या तो -½ स्पिन वाला होगा या तो +½ स्पिन वाला होगा। तो आपको आपका पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा जब आपको फाइनल क्वांटम नंबर का वैल्यू पता होगा, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर -½ या +½ अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक ऑर्बिटल्स में, वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आप जैसे मान लीजिए कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, कोई भी एक एटम ले लीजिए। हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल कार्बन का एटम, काफ़ी फेमस है, ऑर्गेनिक में कार्बन ही आने वाला है, तो कार्बन को ले लेते हैं एग्जांपल। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2 2 2 2 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अब इनको हमने शो करना है कि ये इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स में कैसे प्रेजेंट है, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते वक्त ये सबसे ज़्यादा काम आएगा। तो s को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद अ बॉक्स। हर ऑर्बिटल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सिंस s में एक ही ऑर्बिटल है तो एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये वाला s है, इसमें भी एक ही ऑर्बिटल है तो हम इसको भी एक ही बॉक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। p वाले के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसीलिए हम 3 बॉक्सेस से रिप्रेजेंट करेंगे। तीनों बॉक्स साथ में होना चाहिए क्योंकि वो एक ही सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं। अब इनके अंदर हमें फिल करना है इलेक्ट्रॉन को। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा s में, तो ऐसा 1 और ऐसा 2। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हमने कैसे शो किया है, अपर एरो लोअर एरो, और लोअर एरो पूरा नहीं है, हाफ एरो से। हाफ एरो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि 2 अपोजिट हाफ वाले स्पिन्स हैं, मतलब आधा स्पिन मिला के टोटल स्पिन, लेकिन वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो अपोजिट स्पिन है। तो हाफ स्पिन ऊपर की तरफ, हाफ स्पिन नीचे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन वाला स्पिन। सिमिलरली 2s में भी ऐसा 2 स्पिन, 2p में 2 स्पिन है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आते होंगे, यहाँ पर तो कैसे एक ही ऑर्बिटल था तो हमको पता था वो इसी में जाने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स हैं तो सबसे पहले वो किस में जाएगा, मान लीजिए ये px ऑर्बिटल है, ये py है और ये मान लीजिए pz है। किसी को भी आप पहला माने, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई तो एक px py pz हम एक स्टैंडर्ड रूल मान लेते हैं। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन आएगा सबसे पहले ऑर्बिटल में। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन के पास 2 चांसेस है, 2 तरीके आने के। या तो वो यहाँ पर आके इस इलेक्ट्रॉन के साथ पैर हो जाएगा, दोनों साथ में आ गए, पैर हो गए। या तो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि जो यहाँ पर प्रेजेंट दूसरा इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में जा सकता है लेकिन वो अनपेयर्ड रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पहले सारे ऑर्बिटल्स को आधा आधा फिल करते हैं और फिर पेयरिंग शुरू होता है। कैसे समझते हैं, मान लीजिए कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p3। इसका मैं s ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल, 1 2 1 2, ये तो फिक्स है कि पहले इसमें एक आएगा फिर दूसरा आ जाएगा फिर 1 फिर 1 2। यहाँ पर क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहला एक इसमें आएगा हाफ फिल, दूसरा एक इसमें आएगा, इसको भी हाफ फिल करेगा, तीसरा इसमें आएगा। अब पूरा का पूरा मेरा सबशेल जो है वो आधा आधा फिल हो गया। अब चौथा इलेक्ट्रॉन अगर होता है इधर तो वो कहाँ आता, वो पहले वाले में आके इसको पूरा पैर कर देगा। 5वां इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ आता, वो यहाँ आता, और छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रेफरेंस है किसी भी ऑर्बिटल में आने का वो कैसा है, सबसे पहले वो हर एक ऑर्बिटल को आधा आधा फिल करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा सब ऑर्बिटल्स में। फिर सेकेंड राउंड में पेयरिंग होगा। तो उस हिसाब से नाइट्रोजन में ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। 3 ऑर्बिटल हैं पी के, तीनों के तीनों हाफ हाफ फिल्ड है। ऑक्सीजन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन से टोटल। इसका तो आप समझ जाएंगे कैसे आएगा। इसका देखते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले वाले को पैर करेगा, 5वां आएगा इसको पैर करेगा, छठा आएगा इसको पैर। आई होप समझ में आया इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्फ़िगरेशन, एटम्स के हम कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखते हैं और उनको ऐसे ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ऑर्बिटल्स का फिलिंग कैसे होता है, और स्पिन क्वांटम नंबर तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब याद रखने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, दैट इज़ कॉन्फ़िगरेशन एंड उसका रिप्रेजेंटेशन इन ऑर्बिटल्स, कैसे ऑर्बिटल्स फिल होते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ऑर्बिटल्स का शेप। कैसा शेप, स्पेरिकल शेप, एस ऑर्बिटल, एस सबशेल का शेप स्पेरिकल, पी सबशेल का शेप डबल, डबल फॉर डी।
अब इनको हम और अच्छे से जब आगे कंसेप्ट्स पढ़ते जाएंगे तो क्लियर कर लेंगे। फिलहाल बेसिक्स के लिए इतना आना चाहिए। आई होप आप समझ गए हैं। ख़त्म हो गया, ख़त्म, इतना ही आना चाहिए बस। एटॉमिक इतना, बस बस बहुत होगा बस।